गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोग एफएसटी का पेपर केमिस्ट्री पेपर डिस्कस करने चल रहे हैं। इनिशियली 10-11 क्वेश्चन मेरे हैं, फिर रवि सर हैं और फिर इसके बाद आपको मिलेंगे बीएस सर। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने के पहले बेटा यूट्यूब की सारी एक्टिविटी अपने सिंह सर का एक मिशन है, एक संकल्प है कि अब पढ़ने का अधिकार भी सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। सर के ही सुपरविजन में सारी एक्टिविटी हो रही होती हैं। तो चलिए इस संकल्प को ध्यान में रख के हम लोग पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब 46 नंबर। कार्य बेटा विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोल रहे हैं बेटा पिच ब्लेंडी एंड ओर ऑफ यूरेनियम आल्सो कंटेन नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, एक्टिनियम एंड प्रोटोएक्टिनियम। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये बात बिल्कुल सच है। कहाँ से मिल जाएगा? तो देखिए एनसीईआरटी की लाइन में बेटा यहाँ कट करके लगा दी गई है पेज। इसे जब आप पढ़ोगे तो लाइन यहाँ से एनसीईआरटी की लाइन इट इज आपको मैच करते हुए मिल जाएगी। ठीक, अगला है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर द एल्कलाइन अर्थ मेटल इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। ये बात गलत है। तो ये सही है गलत है, क्यों? क्योंकि जब एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हो तो जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे तो क्या बचेगा? S1, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो S1 से निकलेगा। जबकि अल्कली मेटल की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या मिल जाएगा? नोबल गैस, और अगला इलेक्ट्रॉन नोबल गैस से निकलेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी पीरियड में जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है अल्कली मेटल की होती है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहे हैं द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द डेल्टा EGH यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड AE का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यह रिलेशन दिया गया बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी की लाइन है। जब एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली हेडिंग देखेंगे तो नीचे एनसीईआरटी ने ये रिलेशन दे रखा है। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए डेल्टा EGH बराबर है -AE -5/2 RT। यहाँ इन्होंने दे रखा डेल्टा EGH बराबर है -AE -5/2 RT, सही है। ऑन पॉलिंग स्केल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन क्लोरीन की बराबर होती है, कार्बन सल्फर की बराबर होती है, बेरिलियम एल्यूमिनियम की बराबर होती है, और इसमें भी नाइट्रोजन क्लोरीन की ज्यादा है, उसके बाद कार्बन सल्फर, उसके बाद बेरिलियम एल्यूमिनियम। यह भी बेटा इस टेबल से उठाया गया डेटा है। नाइट्रोजन और क्लोरीन 3-3 है। इसके बाद देखो कार्बन और सल्फर 2.5 है। इसके बाद बेरिलियम और एल्यूमिनियम 1.5 है। तो चेक कर लीजिए, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन था बेटा। अब आप राइट आंसर तलाश लीजिए। इन्होंने पूछा था क्या? इन स्टेटमेंट्स को देखना है और इसमें से आपको क्या बताना था? करेक्ट स्टेटमेंट आपको तलाशना है। ठीक, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो देखो कौन कौन सा ट्रू हो गया? फर्स्ट ट्रू हो गया, सी ट्रू हो गया और डी। तो आंसर क्या हो गया? ACD। तो देखो भाई ACD आंसर कहाँ है? ACD एंड थर्ड इज राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है एज्यूमिंग 2s and 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन आर यूज इन द फॉर्मिंग ऑफ CH4। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप मान लीजिए कि मेथेन को बनाने में 2s और 2p ऑर्बिटल लग रहे हैं। कौन से? प्योर ऑर्बिटल लग रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब कार्बन मेथेन बना रहा है तो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा रहा है, वो अपने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक, तो आइए जरा समझ लेते हैं। कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे बेटा तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S2, और इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P2। आप एक्साइड कर दो क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहे हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए। तो अगर हम इसे एक्साइड कर दें तो जो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, एक बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब आप बताओ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आइए जरा 2s और 2p ऑर्बिटल का इस्तेमाल करना और मेथेन हाइड्रोजन बनाना, मतलब मेथेन के साथ मेथेन बनाना, हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाना है। हाइड्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे क्या होता है? 1s1। अब आप बताइए इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप कर गया तो ये वाला बॉन्ड बन गया। ठीक, अगले 3 हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप कर जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा। ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, अब आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। करेक्ट 3 CH बॉन्ड्स विल बी एट राइट एंगल। आप बताओ बच्चा, ये जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं ये तीनों p ऑर्बिटल क्या होते हैं? PXY PZ। तो एक PX में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक PY में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक PZ में इलेक्ट्रॉन है। अपना हाइड्रोजन S वाला ऑर्बिटल लेकर के यहाँ ओवरलैप कर देगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन S ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप कर देगा, फिर तीसरा हाइड्रोजन S ऑर्बिटल लाकर यहाँ ओवरलैप कर देगा। तो आप बताओ PX PY PZ के बीच एंगल क्या होता है? 90। तो डेफिनेटली S ऑर्बिटल कैसा? स्फेरिकल है, तो उसके कारण फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो करीब करीब क्या हो जाएंगे? सारे 90 के एंगल बन जाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही। दूसरा पढ़िए, करें 1 CH बॉन्ड विल बी स्मॉलर देन 3 CH बॉन्ड।
बच्चा आप बताओ ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, एस एस ओवरलैपिंग से, और ये वाला बॉन्ड कैसे बना है, एस और पी ओवरलैपिंग से। तो एस एस आर्टिकल छोटे होते हैं तो ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा, छोटा, और एस पी आर्टिकल एस और पी के साथ है तो पी आर्टिकल एस की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये वाले बांड कैसे हो जाएंगे, बड़े। तो एक बांड छोटा हो जाएगा और तीन बांड बड़े हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यह पी और एस के ओवरलैपिंग से बना है और यह एस और एस के ओवरलैपिंग से बना है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। कारण द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी द टेट्राहेड्रल। बेटा जी जब शेप की बात करोगे तो बेस्पर थ्योरी का इस्तेमाल करना है, और यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है, प्योर एटॉमिक आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में कुछ आइडिया लगता ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। यही इन्होंने शायद पूछा भी था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो राइट आंसर कौन सा मिल गया, थर्ड। ठीक, अगला पढ़ लीजिए। द एंगल ऑफ सी एच बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एस एस ओवरलैपिंग विल बी द अनसर्टेन। आप बताइए, कार्बन का एक एस ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का एक एस ऑर्बिटल मिल रहे हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ये है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालोगे, कैसे एंगल फिक्स करोगे कि किस एंगल पे दोनों आके ओवरलैप कर रहे हैं, या बनने के बाद बॉन्ड पेयर की पोजीशन क्या है, राइट। दोनों कैसे होते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी एच बॉन्ड बन रहा है किससे बॉन्ड बन रहा है, एस एस ओवरलैपिंग से, उसके एंगल के बारे में हम कुछ निश्चित रूप से कह नहीं सकते। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन कर रहे हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ClF3 है द टी शेप। बच्चा जब ClF3 को आप बनाओगे, ये Cl है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, एक लोन पेयर यहाँ आ गया, तो चाहे बोल दो टी शेप्ड और चाहे बोल दो वेंट टी शेप्ड है ना। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे कह रहे हैं, इन SF4 द इक्वेटोरियल FSF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120। SF4 बना रहे हैं, ये सल्फर है, एक एफ यहाँ है, एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ है, एक एफ यहाँ है, और यहाँ क्या है, लोन पेयर। अब आप बताओ, अगर ये सारे रेगुलर होते, यानी यहाँ भी एफ होता, तो ये एंगल क्या होता, 120, ये एंगल क्या होता 120, ये एंगल क्या होता 120, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर, और अगर यहाँ लोन पेयर आ गया तो बताओ ये वाला रिपल्सन क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये रिपल्सन क्या होगा, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो बच्चा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, थोड़ा इसे अंदर झुका देगा, थोड़ा इसे अंदर झुका देगा, तो जो एंगल 120 होना चाहिए था 120 ना होकर 120 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह रहे हैं इन SF4 द इक्वेटोरियल, जो इक्वेटर में बॉन्ड है, इक्वेटोरियल FSF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120, बिल्कुल सही बात है। आगे, इन ICl4 द Cl-ICl बॉन्ड एंगल विल बी 90 एंड 180। आइए ICl4 देख लेते हैं। बेटा जब ICl4 आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d2, और इसमें दो लोन पेयर आ जाएंगे, दो लोन पेयर। तो आइए इसको बना लिया जाए। आई है, Cl4 ले रहे हो, यह Cl4, एक Cl इधर, एक Cl इधर, यानी देखो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, और दोनों लोन पेयर कहाँ, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। अब जब आप यहाँ एंगल निकालोगे बेटा, तो आप बताओ जब सक्सेसिव में देखोगे तो एंगल क्या आ जाएगा, 90, और जब इनको देखोगे तो एंगल क्या आ जाएगा, 180, 180। तो इसमें दो तरह के एंगल होंगे, 90 और 180। ये बात भी क्या है, बिल्कुल सच है। आगे कह रहे हैं, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी दिस। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0.5। तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है तो हम लोग बोलते हैं हायर द एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेसर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक, आओ जब निकालो, H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, H2 माइनस 3 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। H2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका लिखो, क्या लिखोगे, सिग्मा 1s1। आप बताइए, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, यहाँ एक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, यहाँ कोई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसके पास एनर्जी कम है। अगर एनर्जी कम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, एनर्जी कम है, तो स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो एक्चुअली बेटा ये वाला ऑर्डर होना चाहिए H2, इसके बाद आना चाहिए था H2 प्लस, इसके बाद आना चाहिए था H2 माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम है तो एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो इन्होंने पूछा था क्या बताना, इनकरेक्ट बताना, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बेटा क्या करते हैं, इनको निकालने के लिए एक्चुअली रेजोनेटिंग स्पीशीज है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब अगर इसका आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कोई एक स्ट्रक्चर बना के चेक कर लीजिए, बॉन्ड आपको पता चल जाएगा। एक स्ट्रक्चर बना क्या,
अब बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, आइटम की पोजीशन को प्लेस को चेंज करेंगे नहीं, केवल बांड को रोटेट करवाएंगे। तो यहाँ जब बांड को रोटेट करवाओगे तो जितने बांड उसको काउंट कर लो, और जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन जनरल बनते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो। ठीक, तो देखो 2 2 4 2 6 1 7, यानी इसका क्या आ जाएगा 7/4। यहाँ जाओ, जितने बांड है काउंट कर लो, तो पहले एक स्ट्रक्चर इसका बना लो। फास्फेट है, O माइनस O माइनस O माइनस डबल बॉन्ड। ठीक, जितने बांड काउंट कर लो, ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो। देखो 2 1 3 1 4 1 5 और ऑक्सीजन कितना है 4, तो इसका क्या आ जाएगा 5/4। ठीक, यहां आ जाइए, नाइट्रेट है, एक स्ट्रक्चर इसका पहले ड्रा कर लीजिए। ठीक, जितने बांड काउंट कर लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो। तो देखो 2 1 3 1 4 4/3, तो इसका क्या आ जाएगा 4/3। अगले को देख लीजिए, CO3 - 2 है, पहले एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए। ठीक, जितने बांड काउंट कर लो और नंबर ऑफ ऑक्सीजन से डिवाइड कर दो। तो 2 1 3 1 4 क्या आ गया 4/3, तो 4/3 4/3, इसका मतलब ये दोनों क्या है सही मैच है, और ए और बी क्या है गलत। तो पूछा था करेक्ट मैच कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी और डी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया सेकेंड। अगला क्वेश्चन, among the following oxide of 3D elements the number of mixed oxide are। मिक्स्ड ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ कि वो ट्रू नहीं है, ट्रू का मतलब वो किन्हीं दो ऑक्साइड से मिलकर बने हैं। तो बेटा जी इसमें दो हैं, एक देखो Mn3O4 है, देखो ये है Mn3O4 और ये है Fe3O4, देखो उधर सही लिखा है नहीं, एक देखो यहाँ इसमें दिखा देते हैं बेटा, इधर तो दिख ही नहीं रहा है। Mn3O4 है और देखो फिर क्या है Fe3O4 है। बेटा जी ये किसका किसका मिक्सचर अगर पूछा गया तो देखो एक MnO और अगला क्या हो गया Mn2O3 का मिक्सचर है। सिमिलरली इसकी बात करें तो देखो एक FeO और साथ में क्या है Fe2O3 का मिक्सचर है, ये दोनों क्या है मिक्स है। इसके अलावा जितने हो कोई मिक्स नहीं, वो सिंपल ऑक्साइड्स हैं सारे के सारे। तो कह रहे हैं कि अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड इन 3D एलिमेंट द नंबर ऑफ मिक्स ऑक्साइड कितने हैं, तो बच्चा 2 हो गए राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। 2 कैसे हैं मिक्स ऑक्साइड। आगे आ जाइए, चलिए द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ Mn। ठीक, और निकाल लेते हैं, क्रोमियम Mn की बात हो रही थी, यही लिख लेते हैं, फर्स्ट की बात हो रही है यही तो देखो क्रोमियम और Mn है। ठीक, एक्सेप्शन की अगर बात करें तो विकोनी होता है, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद द एक्सेप्शन ऑफ विकोनी। वेनेडियम है क्या ना, कोबाल्ट है क्या ना, निकिल है क्या नहीं, तो Mn की ज्यादा होगी क्रोमियम की कम होगी। तो कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन Mn, ये बात तो बिल्कुल सच है, क्रोमियम के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी Mn से कम होगी। ठीक, और चेक करके भी देख लिया जाए। अच्छा चेक क्या सीरीज का पूरा निकाल सकते हो यार, चलो देखते हैं, अभी देख लेंगे। द सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम आर हायर देन दोज ऑफ Mn। आओ इसको देख लो, Mn है तो आगे पीछे 2 3 एलिमेंट लिख करके चेक कर लेते हैं। देखिए जरा वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, चलो इनकी सेकंड निकालो। सेकंड का एक्सेप्शन होता है मनजन, मनजन मन और जन उधर है, देखो क्रोमियम Mn से ज्यादा होगी, यानी द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज हायर देन Mn, ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक, हायर। अब एक और इसमें पूछा गया, थर्ड भी पूछा गया, तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। आइए फिर देख लेते हैं, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट है, थर्ड का एक्सेप्शन होता है फे का मतलब होता है ये ऑर्डर हुआ राइट। अब बताओ इसमें सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा Mn, उसके बाद कौन आ जाएगा आयरन, सबसे कम कौन हो जाएगा क्रोमियम। तो नो डाउट सेकंड तो ज्यादा होगी, लेकिन थर्ड वाली देखो क्रोमियम की क्या आ रही कम आ रही, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, फर्स्ट क्या हो गया सही। आगे आइए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देखो यूनिट की बात कर रहे हैं और किसकी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, बेटा कोई भी ऑर्डर दिया जाए क्या फर्क पड़ता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आप पूछोगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, ऑर्डर कौन सा लेते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है राइट। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं रिएक्शन इज द सेकंड इनवर्स, गलत हो गया। तो अब आप बताओ क्या हुआ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया, सेकंड और थर्ड गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, राइट आंसर कौन सा हो गया सेकंड। ठीक, आगे आ जाइए, तो कह रहे हैं आईपीसी नेम ऑफ टर्न बुल ब्लू, ये है क्या बेटा, देखो आयरन सेकेंड हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्रूशियन ब्लू है,
टर्न ब्लू ब्लू है, राइट, जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। तो इन सब में आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आईयूपीएसी नेमिंग, ये सब कॉमन नेम्स हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से जुड़े हुए कॉमन नेम्स हैं ये सब। और आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते एनसीईआरटी में कहाँ दिया बेटा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एंटायर एनसीईआरटी में कहीं नहीं दी गई है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, और इनके एक कॉमन नेम, इनके आईयूपीएसी नेम, ये सब आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, जो 4-5 हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन। कह रहे हैं इन ब्राउन इंक टेस्ट द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन। बेटा प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, और आप जानते हो ब्राउन इंक टेस्ट में, ब्राउन इंक कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, और NO किस रूप में पाया जाता है, +1 के। ठीक, तो ये चूंकि आयरन के बारे में बात कर रहे हैं, चूंकि इसका ऑक्सीडेशन +1 है, तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगला, विच आर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक, आइए देखा जाए। कह रहे हैं CO+3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है विद वीक फील्ड लिगेंड। बच्चा अगर CO+3 करोगे तो जरा बताओ ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D7S2। आपने +3 लगा दिया, इसका मतलब ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 6। तो जो आपको कॉन्फ़िगरेशन +3 का मिला वो क्या मिला, D6S0। अब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो होगी नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इन्होंने डायमैग्नेटिक पूछा है, इसका मतलब ये तो डायमैग्नेटिक ना हो पाएगा। ठीक, अगले में आ जाइए। कह रहे CO+3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आप बताइए D6 है, और अगर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अंदर पेयर्ड हो जाएंगे। 6 के इलेक्ट्रॉन 6 कहाँ हो जाएंगे, देखो ये पेयर्ड हो जाएंगे, और फिर हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, D2sp3। अगर सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं विच आर द फॉलोइंग लीस्ट बेसिक। बच्चा जब आप लैंथेनाइट सीरीज में सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक जाते हैं, ठीक, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हैं, इनका बेसिक कैरेक्टर कम होता है ना, इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्यों, शुरू वाले मेंबर सिमिलरिटी शो करते हैं एस ब्लॉक के मेटल्स जैसा, यानी उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एज बेसिक एज कैल्शियम या एस ब्लॉक, और बाद वाले जो होते हैं वो मोस्ट सिमिलरिटी शो करते हैं एल्यूमिनियम की तरह, यानी उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होने लगते हैं, यानी उनका बेसिक कैरेक्टर कम होने लगता है। तो लीस्ट बेसिक पूछा है, तो इसका मतलब जो सबसे लास्ट होगा लीस्ट बेसिक आ जाएगा, तलाश लीजिए। एटर्बियम, देखो टीबी है, टर्बियम, प्रोमीथियम, देखो प्रेसियोडाइनियम एंड प्रोमीथियम। अब बताओ इसमें सबसे लास्ट में कौन आएगा, वाईबी आएगा, लास्ट में तो वाईबी आता है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। Current statement first, lanthanum, gadolinium and lutetium has the abnormally low value of the third ionization enthalpy। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, और ये ऑलरेडी नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में क्वेश्चन आ चुका 3-4 साल पहले। ठीक, ये बिल्कुल सही है। सिल्वर ब्रोमाइड इज ए लाइट सेंसिटिव केमिकल। बेटा जब यूजेज एंड एप्लीकेशन आप डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने वहां दे रखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफिक प्लेट पे इस्तेमाल करते थे, कहाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, राइट, जिलेटिन प्लेट में इसकी लेपिंग होती थी, यह एक फोटो सेंसिटिव केमिकल है। तो ये बात भी बिल्कुल सच है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट नहीं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहे बेटा इन द कॉम्प्लेक्स NIDMG 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड थ्रू। बेटा पहले इस कॉम्प्लेक्स को देख लीजिए आप, ये निकिल +2, ठीक, यहां देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगा दिया है CH3, यहां लगा दिया है CH3, ये O- है, और ये बेटा O और H है। दूसरा ले आओ DMG, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ लगा दिया है CH3, यहाँ लगा दिया है CH3, ये है आपका O और H, ये है आपका O-। अब आइए चेक करते हैं। नाइट्रोजन पास लोन पेयर, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इस नाइट्रोजन पास लोन पेयर, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इस नाइट्रोजन पास लोन पेयर, इसने अपना लोन पेयर दे दिया, इस नाइट्रोजन पास लोन पेयर, इसने अपना लोन पेयर दे दिया। अभी आइए चेक कीजिए जो रिंग बनी है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, कितने मेंबर रिंग। ठीक, आओ चेक करो, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, तो ये भी रिंग क्या है, 5 मेंबर है, और यह भी रिंग 5 मेंबर है। अब आप बताओ इस रिंग बनने में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं, या तो वह कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं।
सहसंयोजक या उप सहसंयोजक बांड बना रहे हैं, तो कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बांड के कारण इस रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। एक रिंग और बनती है बेटा, और वो देखो कौन सी है। आप बताओ, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ देखो क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जरा इस रिंग को काउंट करो, इसमें कितने कार्बन, सॉरी इसमें कितने एटम्स हैं। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी ये कैसी है, 6 मेंबर रिंग है, और ये कैसी है, 6 मेंबर रिंग है। अब कोई आपसे पूछे बताइए 6 मेंबर रिंग कैसे बनी, तो देखो 6 मेंबर रिंग में क्या है, कोऑर्डिनेट बांड भी है, कोवेलेंट बांड भी है, हाइड्रोजन बांड भी है। यानी 6 मेंबर जो रिंग है वो कैसे बनी है, हाइड्रोजन बांड, कोवेलेंट बांड एंड कोऑर्डिनेट बांड, इन सब के मिक्सिंग से बनती है 6 मेंबर रिंग। एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स में बेटा क्या होते हैं, 4 मेंबर रिंग होती है, ठीक, सॉरी 4 रिंग होती है। 4 रिंग में से 2 कैसी होती हैं 5 मेंबर, 2 कैसी होती हैं 6 मेंबर। यह कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यह वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपने चारों तरफ हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है और नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स होता है। यानी ओवरऑल इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे, मतलब पोलरिटी की बात हो रही, सॉरी डाइपोल मोमेंट नहीं, तो नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो एक तो नॉन पोलर कॉम्प्लेक्स है, दूसरा हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, क्यों, एक तो रिंग है यानी चिलेशन हो रहा है, और दूसरे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यह कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को क्या करती है, बढ़ा रही है। ठीक, अब अपने क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। तो इन्होंने पूछा 5 मेंबर रिंग कैसे बनी है, तो बच्चा चेक कर लो कैसे बनी, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओनली। तो आंसर कौन सा हो जाए, सेकंड। चलिए बेटा, अब इसके आगे का क्वेश्चन आपको रवि सर और फिर विजय सर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, फिर किसी अगले यूट्यूब सेशन में हम लोग की मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 58। इन द सेट ऑफ रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड यील्ड ए कंपाउंड डी। कहना है कि प्रोपेनोइक एसिड की रिएक्शन पहले SOCl2 देन अमोनिया फिर KOH Br2 से कराने पर जो प्रोडक्ट डी बन रहा है वो डी कौन सा है। चलो एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख ले रहा हूँ प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये प्रोपेनोइक एसिड। इसकी रिएक्शन जब हम लोग SOCl2 से कराते हैं तो इसका काम होता है OH हटाता है, ये Cl लगा देता है। OH हटाएंगे Cl लगा देंगे। तो बताओ ये एसिड हैलाइड हो गया, सॉरी एसिड हैलाइड CH3 CH2 COCl। ठीक, अब देखो जरा इसके बाद इसकी रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं। एक ये अच्छा लीविंग ग्रुप होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये अमोनिया आता है लेकिन जुड़ता क्या है NH2 CH3 CH2 CO NH2। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किससे, KOH प्लस Br2, और ये है हॉफमैन डिग्रेडेशन। ये CO हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 59। इन द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा अल्कोहल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए अल्कोहल के लिए, और कार्बोनिल के लिए ये ग्रुप होना चाहिए CH3 CO ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जरा CH3 CHOH ये है, यहाँ पर देखो जरा CH3 CHOH और ये H, देखो CH3 CH2OH। तो बताओ यहाँ पर फिर से है, यहाँ पर ऐसा नहीं है CH3 CH2 CHOH है, तो यहाँ पर ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, और मैं यही पूछ रहा है कौन हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ देखो जरा है CH3 CHOH, तो ये देगा और ये देगा, कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following lead to the formation of an alkyl halide? कौन alkyl halide का फॉर्मेशन नहीं करेगा। बेटा ये NCERT की डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर रेड फॉस्फोरस Br2
ये आपस में रिएक्ट करके PbR3 बना लेगा और PbR3 का काम वैसे ही जैसे PCl3 का OH हटाएगा Br लगा देगा, OH हटा के Br, तो C2H5Br। यहाँ पर SOCl2 डार्जन रिएक्शन, OH हटाएगा Cl लगा देगा, C2H5Cl, और साथ में SO2 गैस प्लस HCl गैस भी बनती है, और ये बेस्ट मेथड है अल्काइल हैलाइड बनाने का। इसके बाद है C2H5OH कंसनट्रेट H2SO4 और KBr। यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, C2H5OH हट जाएगा और ये क्या लग जाएगा, Cl, और यहाँ पर KHSO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पर भी अल्काइल हैलाइड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, किसमें अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये देखो जरा रिएक्शन, NaBr H2SO4, ये रेड फास्फोरस हैलोजन, रेड फास्फोरस के साथ Br2, तो OH हटाएंगे Br लग जाएगा। अगर रेड फास्फोरस के साथ I2 है तो OH हटाएंगे I लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर बताना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के लिए क्या सही बात है। हाइड्रोजिनेशन अगर हम लोग कराएं इसका, तो कह रहे हैं कि इसके हाइड्रोजिनेशन स्लोअर रेट से होता है इसके कंपेयर में। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि बेटा ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, और अगर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है एल्कीन, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होगा, और स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होगा तो इसकी रेट कम होगी। और ये देखो जरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस कम होगा, हाइड्रोजनेशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन की रेट कम, यहाँ हाइड्रोजनेशन की रेट ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर अगर क्लोरो लगा दें तो इसके जो रेट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो जरा, डीकार्बोक्सिलेशन इज़ फास्टर देन ये भी, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। जरा ध्यान से देखना, CH3CH2 C+OOH। डीकार्बोक्सिलेशन में जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोनाइन होता है, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इस Cl यानी -I की वजह से कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। ये बात क्या हो गई, गलत हो गई। तो पहला स्टेटमेंट सही और दूसरा गलत, यानी कि 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, आंसर इज़ सेकेंड। क्लियर है? तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमें क्या देखना है, इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनाएंगे, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, -I, और -I यहाँ पर लगा हुआ है तो एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन तेज होगी यहाँ पर और यहाँ धीरे होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कह रहे हैं कि यहाँ से इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनाना है तो ये रिएजेंट क्या होना चाहिए। बेटा अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो सब कुछ सेम है, बस केवल यहाँ पर एल्काइन से एल्कीन बन गई है, और एल्काइन से एल्कीन यानी पार्शियल रिडक्शन, और पार्शियल रिडक्शन या तो बिर्च रिडक्शन, ये बिर्च रिडक्शन और ये लिंडायर कैटलिस्ट। तो बिर्च और लिंडायर पार्शियल रिडक्शन कराते हैं एल्काइन का और बनता क्या है, एल्कीन। अब देखो जरा यहाँ पर ये बन क्या रहा है, सिस एल्कीन। क्या बन रहा है, सिस एल्कीन। और सिस एल्कीन बनाना है एल्काइन से, अगर मुझे सिस एल्कीन बनाना है तो यहाँ पर लिंडायर कैटलिस्ट लेंगे, और अगर ट्रांस एल्कीन बनाना है तो बिर्च रिडक्शन यानी सोडियम विद लिक्विड अमोनिया लेंगे। तो आंसर अभी कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक ये ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर है, ठीक है, ट्रांस 2 ब्यूटीन और ये सिस 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर बताना है कि डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब देखो जरा यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ट्रांस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप क्या है, दूर है, और यहाँ बल्कि ग्रुप पास हैं, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा सिस से, यानी कि फर्स्ट की ज़्यादा है सेकंड से, तो फर्स्ट की ज़्यादा है सेकंड से। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, ठीक। चलो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। इसके बाद अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ, मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पर डिपेंड करता है, और पैकिंग बेटा ट्रांस की बेटर होती है सिस से। तो बताओ जरा, फिर फर्स्ट ज़्यादा सेकंड, तो फर्स्ट ज़्यादा है सेकंड से, इसका मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट भी गड़बड़ हो गया। अगला, अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर
ये डायरेक्शन होगी और यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा ट्रांस से, तो सिस यानी कि सेकंड ज़्यादा फर्स्ट से, सेकंड ज़्यादा है फर्स्ट से, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट सेकंड का ज़्यादा फर्स्ट से, ठीक, सेकंड का ज़्यादा फर्स्ट से। और यहाँ पर ये थर्ड गलत हो गया, यहाँ फर्स्ट का ज़्यादा बता दिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। अब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पोलैरिटी पर डिपेंड करती है, पोलैरिटी डाइपोल मोमेंट, यानी जो ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का वही बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा। इसका मतलब कि सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ट्रांस से, तो बताओ जरा सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट कम, आंसर विल बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर बेटा जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन है। क्लीमेंसन रिडक्शन बेटा क्या करेगा, एक कार्बोनिल CO को चेंज कर देगा किसमें, CH2 में, ठीक। अब देखो जरा, यहाँ पर तो CO पहले भी था, अभी भी है, यानी कि ये गलत हो गया। यहाँ पर ये एल्कीन में चेंज कर दिया, गलत है। CO को चेंज करेगा CH2 में, तो यहाँ पर देखो CO चेंज हो गया CH2 में, ये CH2, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ सही। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान देखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देगा H+, और H+ को क्या चाहिए लोन पेयर, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और ये वाटर OH2+, ये अच्छा लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा और कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर ये Cl यहाँ पर अटैक कर जाएगा और यहाँ पर Cl भी लग जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर CO एनहाइड जो जिंक अमलगम विद कंसंट्रेट HCl है वो CO को चेंज करेगा CH2 में, और OH को हटा के यहाँ पर क्या लगा देगा Cl। 65 कह रहे हैं कि ये कंपाउंड है, which of the following reagent will not react with above compound। कह रहे हैं इस कंपाउंड से कौन सा रिएजेंट रिएक्ट नहीं करेगा। बेटा सोडियम मेटल, सोडियम मेटल ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करती है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो एसिडिक हाइड्रोजन OH के पास भी है, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये दोनों क्या होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, यानी टर्मिनल हाइड्रोजन और OH दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर देखो टर्मिनल हाइड्रोजन इससे भी रिएक्ट करेगा, सोडियम इससे भी रिएक्ट करेगा और इससे भी रिएक्ट करेगा, क्लियर है। तो यहाँ पर तो रिएक्शन हो जाएगी, और हमें क्या चाहिए नॉट रिएक्ट। ये है टॉलेंट, टॉलेंट टेस्ट कौन देते हैं बेटा, टर्मिनल एल्काइन, तो ये देखो टर्मिनल एल्काइन है, ये टॉलेंट टेस्ट दे जाएगा। ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये भी टर्मिनल एल्काइन टेस्ट देते हैं, तो टर्मिनल एल्काइन है तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करेंगे जिनमें जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा है, किससे H2CO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा है। तो कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है। तो यहाँ पर रिएक्शन तभी होती कि अगर यहाँ पर COOH ग्रुप होता या SO3H ग्रुप होता, जो कि यहाँ पर दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो या तो SO3H ग्रुप होता या COOH ग्रुप होता, तो अगर दोनों में से एक भी होता तो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हो जाती, क्लियर है। तो यहाँ पर अभी बताओ जरा इस कंपाउंड की किससे रिएक्शन नहीं होगी, आंसर हो जाएगा कौन सा, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। सोडियम मेटल किससे रिएक्शन करेंगे, जिसके पास भी एसिडिक H हो, अल्कोहल, टर्मिनल एल्काइन, एसिड, ठीक है, इन सब से रिएक्शन हो जाएगी। टॉलेंट टेस्ट टर्मिनल एल्काइन देंगे, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड टर्मिनल, और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए क्या होना चाहिए कार्बोक्सिल या सल्फोनिक। अगला क्वेश्चन है लैसाग्ने टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फेल्स इन। तो कह रहे हैं लैसाग्ने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन किस में फेल हो जाएगा। बेटा लैसाग्ने टेस्ट किसके लिए होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। तो बताओ जरा कार्बन तो होना ही चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए, क्योंकि साइनाइड का फॉर्मेशन होना है बेटा, ठीक है, Cn-। और यहाँ पर देखो जरा इस वाले कंपाउंड में कार्बन है ही नहीं, नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए कौन नहीं देगा लैसाग्ने टेस्ट, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, हाइड्रोजीन NH2। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। 67 अरेंज द फॉलोइंग कार्बनाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कह रहे हैं यहाँ पर कौन सा स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यहाँ पर देखो जरा
इस निगेटिव की वजह से एरोमेटिक हो रहा है बेटा, ये इस निगेटिव की वजह से क्या हो रहा है, एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन किसका होगा, डी का। इसके बाद यहाँ पर देखें, इस कार्बोनाइन का बेंजीन रिंग से डीलोकलाइजेशन होगा, तो सेकंड नंबर पे किसका होगा, बी का। तो ध्यान रखना, इस निगेटिव की वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर इस निगेटिव हटा दें तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो बताओ जरा, सबसे ज़्यादा स्टेबल एनाइन कौन सा है, डी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। फिर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखो जरा, ये लोकलाइज्ड और यहाँ पर निगेटिव सिंगल डबल, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस है, तो फिर इसके बाद कौन होगा, सी, और सबसे पीछे कौन हो जाएगा, ए। डी बी सी ए, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन है 68, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर 4 की चेन, यहाँ पर 3 की चेन, तो ये क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर। यहाँ पर देखो जरा, मिथाइल अल्कोहल और ये अल्कोहल और ये ईथर, यानी फंक्शनल आइसोमर। और यहाँ पर देखो जरा, CH3CH2O, यानी कि डाई एथाइल ईथर। और यहाँ पर क्या हो गया, एक मेथिल इधर से इधर, यानी CH2 इधर से इधर कर दिया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मेटामर। और यहाँ पर 1 2 3, 1 पर नाइट्रो है, यहाँ पर 2 पर नाइट्रो है, यानी कि नाइट्रो की पोजीशन चेंज हो रही है, यानी ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। तो ए की मैचिंग सेकंड से, बी की मैचिंग 4 से, सी की मैचिंग फर्स्ट से, और डी की मैचिंग थर्ड से। आंसर विल बी फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ए की मैचिंग सेकंड से, बी की मैचिंग 4 से, सी की मैचिंग फर्स्ट से, और डी की मैचिंग थर्ड से। बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, इसके आगे क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे विजय सर। थैंक यू सो मच। चलिए देखिए बेटा, 68 तक हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए आर एडेनिन एंड ग्वानिन। वैसे बायो का क्वेश्चन है तो आप सब लोग को बेटा देखते ही आंसर आ गया होगा। प्यूरिन बेस प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में जो प्यूरिन बेस होता है बेटा, उसमें एडेनिन यानी ए, ग्वानिन जी बेटा दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बेटा ट्रू है। द बेस थाइमिन इज प्रेजेंट इन आरएनए, गलत। जो थाइमिन बेस होता है बेटा वो डीएनए में होता है, और बेस यूरेसिल बेटा आरएनए में होता है। तो अपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आरएनए की जगह डीएनए होना चाहिए था, डीएनए की जगह आरएनए। तो जो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है बेटा वो गलत है। पहला स्टेटमेंट बेटा सही है। सेकंड स्टेटमेंट बेटा आरएनए की जगह क्या होना चाहिए, डीएनए, और डीएनए की जगह बेटा क्या होना चाहिए, आरएनए। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो बेटा आपका सही ऑप्शन हो गया सेकंड, पहला सही दूसरा गलत। डीएनए कंटेन 4 बेस, देखिए बेटा एनसीईआरटी की लाइन है तो देख लीजिए अपना। फिर देखिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बेटा ए का सेकंड हो गया। सल्फानिलिक एसिड रिएजेंट बेटा क्या बनाती है, ज्विटेराइन, बी का बेटा फर्स्ट हो गया। ये आपका सल्फानिलिक एसिड है। एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बेटा हाईली अनस्टेबल होते हैं, तुरंत बेटा वो हाइड्रोलाइज होके बेटा क्या बना लेते हैं, अल्कोहल। तो सी का बेटा हो गया 4। और एराइल डाइजोनियम सॉल्ट लो टेम्परेचर पे बेटा क्या होते हैं, स्टेबल। और ये बेटा एनिलीन के साथ, फिनॉल के साथ बेटा डाइस बनाते हैं। तो ये बेटा हो गया थर्ड। तो देखो सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, करेक्ट आंसर बेटा फोर्थ।
फिर देखिए कपलिंग ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। देखो बेटा जो कपलिंग रिएक्शन है किसका एग्जांपल है बेटा, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की है, जिसमें आपका बेटा C6H5N2 प्लस ये बेटा किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का। ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो देखो बेटा ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो जहां पर रिंग बेटा सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगी वहां पर बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो यहाँ बेसिकली प्लस एम का ऑर्डर बेटा आपको देखना है। सबसे ज्यादा रिंग बेटा कहाँ पर एक्टिवेट होगी, फर्स्ट में, क्योंकि O माइनस का प्लस एम बेटा क्या होता है, हाईएस्ट। उसके बाद बेटा फिनॉल में यानी OH का, उसके बाद बेटा एनिलीन में यानी NH2 का, और ये बेटा रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट, तो इसकी रिएक्टिविटी बेटा सबसे कम। तो देख लो बेटा कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 71 का करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड, 71 का सेकेंड। सेकेंड नहीं आएगा यार, एक मिनट। सबसे ज्यादा फर्स्ट, सॉरी NH2 का ज्यादा होता है, OH का कम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया भाई थोड़ा सा। सबसे ज्यादा बेटा फर्स्ट का प्लस एम होता है, फिर उसके बाद NH2 का होता है, फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद बेटा फोर्थ। थोड़ा गलती हो गई बेटा, सबसे ज्यादा बेटा प्लस एम O माइनस का होता है, फिर बेटा NH2 का होता है, फिर बेटा OH का होता है, फिर बेटा OR का होता है। तो थोड़ा गलती हो गई थी है। फिर से देखो बेटा, याद रखो कपलिंग रिएक्शन बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है। जो आपका डाइजो ग्रुप है बेटा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, वो बेटा आपके सबस्ट्रेट बेंजीन डेरिवेटिव पे अटैक करता है। तो ये आपके पास चार है, तो सब जहां पर रिंग सबसे ज्यादा एक्टिवेट होगी बेटा रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा और एक्टिवेट कौन करता है, प्लस एम, डीएक्टिवेट कौन करता है, माइनस एम। तो यहाँ पर रिंग डीएक्टिवेट हो रही, बाकी सब में बेटा क्या हो रही, एक्टिवेट। सबसे ज्यादा एक्टिवेट कहाँ होगी, फर्स्ट में, क्योंकि O माइनस का प्लस एम सबसे ज्यादा, फिर NH2 का बेटा, फिर बेटा OH का, फिर ये। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, 71 का बेटा 1 होगा, 71 is 1। फिर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोहाइड्रोकार्बन रेडली अंडरगो सॉल्वोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो याद रखो विनाइल हैलाइड या हेलोबेंजीन बेटा SN में लीस्ट होते हैं, तो ये भी लीस्ट की कैटेगरी में है। देखो ये आपका बेटा बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, ये SN बेटा सबसे फास्ट देगा, और ये बेटा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पर इंटरमीडिएट बेटा Cl हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन आएगा, जो हाईली क्या होता है, स्टेबल। तो यहाँ पर बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, थर्ड, क्योंकि बेटा ये SN1 देगा, SN1 में बेटा इंटरमीडिएट भी क्या बनाएगा, C6H5CH2 प्लस। तो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें रेजोनेंस है। तो 72 का बेटा थर्ड। और याद रखो विनाइल क्लोराइड या हेलोबेंजीन बेटा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर CCl बॉन्ड में। फिर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, ईथर। मैकेनिज्म बेटा क्या होता है, SN2। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। शुड बी प्राइमरी। कंट्रोलिंग फैक्टर बेटा क्या होता है, कंट्रोलिंग फैक्टर जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है बेटा वो क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस यानी एल्काइल ग्रुप बेटा जितना छोटा रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। तो देखो बेटा ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ठीक, तो सबसे अब देखो यहाँ बेटा सेकेंड वाले में कार्बन के नंबर सबसे कम, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा सेकेंड। सेकेंड के बाद बेटा 4। अब जरा इसमें देखो, फर्स्ट का तो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जरा थर्ड का स्ट्रक्चर देखो। तो क्लियरली बेटा आपको क्या दिख रहा, थर्ड वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा किसमें है, थर्ड में। ठीक, तो थर्ड वाले की रिएक्टिविटी सबसे कम, और थर्ड से देखो फर्स्ट और थर्ड दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन बेटा फर्स्ट में इंडायरेक्ट हिंड्रेंस कम है, थर्ड में बेटा ज्यादा है। तो इसके बाद कौन आएगा, फर्स्ट, इसके बाद कौन आएगा बेटा, थर्ड। तो देख लो कौन सा आंसर, सेकेंड, 4, फर्स्ट, थर्ड। 73 का बेटा 4, 73 का 4। फिर से देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा बेटा, विलियमसन सिंथेसिस क्या बनाया जाता है, ईथर। मैकेनिज्म बेटा क्या होता है, SN2। एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन कम होंगे रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। तो देखो ये दोनों में स्ट्रेट चेन है बेटा, तो इस वाले में देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3, तो सेकेंड वाला 4 से ज्यादा। अब इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस देख लो बेटा, यहाँ थर्ड में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी बहुत कम। फिर देखो 74 मैचिंग का क्वेश्चन है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बेटा आपका पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड है, तो ए का बेटा हो जाएगा थर्ड। हालांकि बेटा इस थर्ड वाले को हम लोग राउल्ट्स लॉ नहीं बोलते हैं, इसको एक्चुअल में बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। लेकिन चूंकि ये राउल्ट्स लॉ में हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, वैसे राउल्ट्स लॉ आपका बेटा होता है पीए इक्वल टू पीए नॉट एक्स से, ये राउल्ट्स लॉ है। पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी, ये बेटा राउल्ट्स लॉ है। चूंकि हम सॉल्यूशन में दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ना डाल्टन्स कहलाता है, लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंटली इसको भी राउल्ट्स लॉ बोलते ही है। तो ए का बेटा थर्ड। हेनरी लॉ बेटा आपका फिफ्थ है, ठीक है ना। आपका फिफ्थ क्या है, हेनरी लॉ। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखो डेल्टा टी भी बेटा किसमें लिखा है, फोर्थ में, ये हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा फर्स्ट हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा आपका सेकंड हो गया। सिंपल फार्मूले की मैचिंग कराया है। तो ए का बेटा थर्ड, बी का बेटा 5, ए का थर्ड, बी का 5, डी का 4, सॉरी ये थोड़ा सही नहीं है, ये सी है,
ये डी है, ये ई है। ए का थर्ड, बी का 5, सी का 4, डी का फर्स्ट, ई का सेकेंड। 74 इज करेक्ट बेटा फर्स्ट। फिर देखो, वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स वे दिस, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा। तो बेटा नंबर ऑफ मोल एलिमेंट है ना, तो वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। वेट बेटा कितना दिया है, 20 केजी को बेटा ग्राम में कर लिया। अब हमको एटॉमिक मास नहीं मालूम, तो हमको क्या मालूम बेटा, एक मोल एटम का मास ग्राम एटॉमिक मास बेटा किसके बराबर होगा, मास ऑफ वन मोल एटम। एक मोल एटम का मास, तो देखो एक एटम का मास बेटा कितना दिया है, 6.64 इंटू 10⁻⁻23। और एक एटम का मास बेटा कितना आ जाएगा, अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। देखो बेटा ये एक एटम का मास दिया है, एक मोल एटम का मास के लिए मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, ये इससे कैंसिल, लगभग बेटा ये 40 आ जाएगा। अब यहां बेटा रख दो 40, तो देखो ये जीरो कैंसिल हो गई, आंसर हो गया बेटा 500 मोल। 75 का बेटा 4। 76 देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आपको एक रिएक्शन दी हुई है, उसका केसी दिया है, दूसरे का बेटा पूछ रहा है, तो इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन। इसको बेटा क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड। बोलो बेटा हमें रिक्वायर्ड कैसे मिलेगी, रिवर्स एंड डिवाइड। रिक्वायर्ड बेटा कैसे मिलेगी, रिवर्स एंड डिवाइड बाई 2। तो देखो बेटा रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रिवर्स 1/4 इंटू 10⁻⁻34 हो गया रिवर्स। 2 से डिवाइड किया तो बेटा क्या हो गया, स्क्वायर रूट। अब देखो ये कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻17। ऊपर ले जाओगे तो इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 2, 5 इंटू 10⁻16। देख लो कौन सा आंसर बेटा, 76 का बेटा 4। 77 देखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, गलत बात है। जैसे डिसोसिएशन का मतलब बेटा क्या होता है, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। तो और ये बेटा क्या होता है, डिसोसिएशन। और डेल्टा एन जी बेटा लेस देन 0 है तो फॉर्मेशन। तो चाहे डेल्टा एन जी बेटा ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0, प्रेशर का इफेक्ट होता है। प्रेशर का इफेक्ट बेटा कहाँ नहीं होता, डेल्टा एन जी बराबर 0, नो इफेक्ट। तो ऐसी सभी रिएक्शन जो डिसोसिएशन है, जिसमें डेल्टा एन जी बेटा ग्रेटर देन 0 होता है, वो सब प्रेशर से बेटा अफेक्टेड होती है। प्रेशर बढ़ाने पर बेटा बैकवर्ड जाती है। तो डिसोसिएशन प्रेशर बढ़ाने पर बेटा बैकवर्ड जाती है। अगर आप इसमें डिसोसिएशन में प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बेटा किधर जाएगी, बैकवर्ड। रिएक्शन बेटा बैकवर्ड जाएगी, ठीक है ना। तो फर्क पड़ेगा। यहाँ लिखा है नो इफेक्ट, गलत बात। नो इफेक्ट बेटा किसमें होता है, डेल्टा एन जी बराबर 0। हाई प्रेशर फेवर दैट रिएक्शन इन नंबर ऑफ गैसियस मोल डिक्रीज, बिल्कुल सही है। जैसे बेटा एग्जांपल ले ले बेटा, हैबर प्रोसेस, N2 + 3H2 gives 2NH3।
देखो इसका डेल्टा एन जी बेटा कितना है -2। नंबर ऑफ मोल बेटा क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल बेटा क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो देखो बेटा नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज, ये बेटा क्या होती, फेवर्ड बाई हाई प्रेशर, फेवर्ड बाई हाई प्रेशर। तो डेल्टा एन जी बेटा ग्रेटर देन जीरो, डिसोसिएशन, फेवर्ड बाई लो प्रेशर होता है। डेल्टा एन जी लेस देन जीरो, हैबर प्रोसेस, फेवर्ड बाई हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर फेवर्ड द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज, सही है। तो पहला गलत, दूसरा बेटा सही, पहला गलत, दूसरा सही। 77 का बेटा थर्ड, 77 का बेटा हो जाएगा थर्ड। सेवेंटी एट देखो बेटा, एंट्रोपी ऑफ H2 एंड H आर गिवन, ठीक है ना। आपको डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, आपसे कह रहा बेटा बॉन्ड एनर्जी बताइए। देखो रिएक्शन दिया है, H2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ H गैस। इस रिएक्शन का जो बेटा डेल्टा H होगा, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी बेटा, 1 मोल यानी अवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल यानी अवोगाद्रो नंबर ऑफ, एक मोल यानी अवोगाद्रो नंबर ऑफ बॉन्ड को न्यूट्रल गैसियस एटम में तोड़ने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्लियरली देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन 1 मोल है, मॉलिक्यूल N0, अवोगाद्रो नंबर ऑफ बॉन्ड टूट रहा। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H बेटा क्या कहलाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H। तो अगर हम इसका बेटा डेल्टा H निकाल लें तो वही बॉन्ड एनर्जी हो गई। और डेल्टा H निकालने के लिए देखो बेटा डेल्टा G दिया है, डेल्टा G बराबर क्या होता है, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो बेटा डेल्टा G नॉट कितना दिया है, 406.6, इसको बेटा जूल में कन्वर्ट कर लो। डेल्टा H निकालना है बेटा -298, 298। अब ब्रैकेट देखो बेटा, इंट्रोपी बेटा क्या है, इंट्रोपी बेटा क्या है, स्टेट फंक्शन। इंट्रोपी बेटा क्या होता है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन बेटा चेंज कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट में बेटा H है, तो 2 इंटू 114.6 माइनस 130.6, ये बेटा आपका डेल्टा एच नॉट हो गया। यहां से आप डेल्टा एच नॉट सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 436, ठीक है ना, 436, ये बेटा जूल में आएगा, ठीक है ना। आपको बेटा इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा किलो जूल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा आ जाएगा 78 का सेकेंड। 78 सेकेंड। अब देखो बेटा 79, a mixture of cyclohexane एंड एथेनॉल। देखो बेटा याद रखो, जब एक मॉलिक्यूल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, दूसरे में बेटा ना हो, तो देखो इथाइल अल्कोहल में बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक। जब आप इसमें बेटा साइक्लोहेक्सेन ऐड करते हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण फोर्सेस बेटा वीक हो जाते हैं। फोर्स वीक होगा तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बेटा क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसे डेविएशन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो शॉर्टकट याद रखो, अगर एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे में बेटा नहीं है, ठीक है ना, या दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन फंक्शनल एक ही फैमिली के दो मेंबर नहीं है, तो बेटा डेविएशन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसी तरीके से देखो, वाटर, इथाइल एल्कोहल, ठीक, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन एक ही फैमिली के मेंबर नहीं है, यहां पर भी बेटा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। और जहां पर बेटा ए और बी को मिलाने पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जहां टूटती है पॉजिटिव डेविएशन, और जहां बनती है बेटा निगेटिव डेविएशन। जैसे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म जब मिलाते हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वहां बेटा निगेटिव डेविएशन होता है। तो 79 का बेटा थर्ड। तो 79 थर्ड हो गया। अब चलिए, what will be temperature at which solution contain 6 gram glucose per 1000 gram water will boil if molar elevation constant of liquid is। तो आपसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो आप सबको मालूम है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस बेटा एलिवेशन। सॉल्वेंट वाटर है बेटा, 100 डिग्री सी हो गया। अब एलिवेशन लाके बेटा यहाँ रख दो। एलिवेशन के लिए बेटा आप कहाँ जाओगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, Kb इंटू मोलैलिटी, Kb बेटा कितना दिया है, 0.52। W बेटा कितने ग्राम मिलाया, 6 ग्राम, इंटू 1000 अपॉन आपका सोल्यूट बेटा क्या है, ग्लूकोज 180 हो गया, इंटू कितना बेटा, 1000। तो ये 1000 कैंसिल, ये बेटा 3 नीचे 30 आ गया, 0.52 अपॉन 30। तो इसको बेटा आप लिख सकते हो 52 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 30, ठीक है ना। तो ये लगभग बेटा 1.7 इंटू 10 की पावर -2 हुआ। आप इसको बेटा 0.017 लिख सकते हो, लाके यहाँ रख दो बेटा 0.017, तो 100.017 आंसर हो गया। तो 80 का बेटा सेकेंड, 80 इज सेकेंड। फिर 81, फॉर ए गिवन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया, हाफ लाइफ पूछ रहा। तो जीरो ऑर्डर में बेटा हाफ लाइफ क्या होती, टी हाफ R0 अपॉन 2K होता है बेटा। सिंपल फार्मूले में वैल्यू रख दो। R0 बेटा इनिशियल कितना दिया है, 2 और बेटा रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, और जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होता है, सेम होता है। जीरो ऑर्डर में बेटा रेट इक्वल टू बेटा क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 2 बेटा कितना हो गया, 50। तो 81 का आंसर सेकेंड। तो 81 का बेटा सेकेंड। अब जरा देखिए 82,
हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सबको मालूम है nth ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक, अब देखो इन्होंने बेटा क्या बोला, एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के सेकेंड का बेटा -3.41 -13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर ये कह रहे हैं बेटा सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन He+ है बेटा ये। ठीक, तो ये बेटा आप E2 कह लो, -13.6 2 का स्क्वायर, हीलियम का जेड बेटा क्या होता है 2, और ये बेटा 2 का स्क्वायर। डिवाइड कर दो बेटा, तो देखो -3.41 अपॉन E2, ये बेटा कैंसिल हो गया, 1/4 इंटू 4/4, ये कैंसिल हो गया। E2 बेटा क्या आ गया, -3.41 इंटू 4 -13.6 हो जाएगा बेटा। 82 का बेटा सेकेंड। 83 देखो, an electron absorb a photon from wavelength, an electron absorb a photon of wavelength 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर का बेटा फोटोन लिया और उसने 2 फोटोन बेटा एमिट किए, तो क्लियरली बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। E इक्वल टू बेटा क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। एनर्जी ऑलवेज कंजर्व, hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा 1 प्लस hc अपॉन लैम्डा 2 हो गया। तो यहां पर बेटा क्या आ गया, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। एलसीएम ले लो बेटा, लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो ये बेटा लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 हो गया। अब देखो 1 अपॉन लैम्डा बेटा कितना दिया है, 400 नैनोमीटर। लैम्डा, फिर देखो लैम्डा 1 बराबर 4 लैम्डा 2 दिया है, लैम्डा 2 प्लस 4 लैम्डा 2, नीचे बेटा आपका क्या हो गया, 4 लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 2, तो ऊपर देखो बेटा 5 लैम्डा 2 अपॉन 4 लैम्डा 2 लैम्डा 2, तो एक बेटा लैम्डा 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से बेटा लैम्डा 2 कितना आ गया, लैम्डा 2 बेटा आ गया आपका 4 4 कैंसिल, 500 आ गया nm। तो लैम्डा 1 बेटा क्या है, 4 लैम्डा 2 है, तो 4 इंटू बेटा कितना हो गया 500, ये बेटा 2000 nm हो गया। ठीक, तो लैम्डा 1 बेटा 2000 nm, लैम्डा 2 बेटा 500 nm। तो 83 का बेटा फर्स्ट, 83 हो गया फर्स्ट। फिर देखिए बेटा, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म 2 ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो बेटा यहाँ 12 कितने से कंबाइंड है, 16 से। यहाँ 12 बेटा कितने से कंबाइंड है, 32 से। अब इसमें देखो रेशियो बेटा क्या है, 1:2 का है। तो देखो कार्बन का फिक्स मास 12 ग्राम, एक में बेटा 16 से कंबाइंड, एक में बेटा 32 से। 16 और 32 में देखो सिंपल रेशियो है 1:2। इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक, इसी तरीके से देखो H2O, H2O2, यहाँ देखो बेटा 2 ग्राम 16 से कंबाइंड है, 2 ग्राम 32 से कंबाइंड है। तो एक एलिमेंट का फिक्स अमाउंट दूसरे के बेटा सिंपल रेशियो में होता है। यहाँ पर भी देखो 16:32 1:2,
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो यहां दिया हुआ है 2 ग्राम वाटर में, देखो 216 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 232 से, तो 1:2 का रिलेशन, इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया था बेटा? डाल्टन्स ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन अरेंज इन इंक्रीजर। देखो OF2 है बेटा, OF2 में ऑक्सीजन बेटा क्या होगा? +2। KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड -1/2। O3 में बेटा क्या होगा? 0। और बेटा BaO2, BaO2 का मतलब O2 बेटा डबल माइनस, ये बेटा -1 पर ऑक्साइड है। तो सबसे ज्यादा देखो बेटा OF2 में हुआ, ठीक। उसके बाद बेटा O3 में हुआ, उसके बाद देखो ये -1 है, -1/2, तो -1/2 बेटा बड़ा है, KO2 हो गया, फिर बेटा BaO2 हो गया। 85 का करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। फिर 86 देखो बेटा, इन द ग्रुप बेरियम एंड कैल्शियम एंड, बेटा ये एनालिटिकल में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप के केटायन है। ग्रुप रिएजेंट बेटा क्या होता है? अमोनियम कार्बोनेट होता है। प्रेजेंस किसकी होती है बेटा? NH4Cl NH4OH प्रेजेंट होता है। और ये बेटा बेरियम कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट होगा, कैल्शियम बेटा कैल्शियम कार्बोनेट में, तो दोनों बेटा कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट होते हैं। फिर देखिए बेटा KSP ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, देखो बेटा तीन, देखो ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बेटा फेरिक आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में बेटा डिसोसिएट हुआ। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बेटा हम H+ डिक्रीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्सिल आयन बेटा कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। हाइड्रोक्सिल आयन बेटा देखो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेटा अगर इंक्रीज होगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? बैकवर्ड। तो रिएक्शन किधर जाएगी बेटा? बैकवर्ड। और बैकवर्ड जाने से बेटा क्या होगा? Fe∫+ बेटा क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो ये बेटा कंज्यूम होगा, तो ये डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर बेटा क्या लिखा है? इंक्रीज लिखा है बेटा, तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत है। ए मिक्सचर ऑफ NH4Cl एंड NH4 इन वाटर, देखो NH4Cl है, NH4OH है, बेसिक बफर है बेटा, ठीक। NH4Cl का बेटा नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है ना। आप कह रहे हो बेटा हम NH4Cl बढ़ा रहे हैं, NH4Cl बेटा अगर आप इंक्रीज करोगे, NH4Cl इंक्रीज कर रहे हो मतलब बेटा एसिडिक कैरेक्टर बेटा आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो, तो pH बेटा क्या होगी? डिक्रीज होगी। द pH ऑफ द मिक्सचर विल डिक्रीज, सही है, ट्रू स्टेटमेंट है बेटा ये। फिर देखो एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेटा अमोनियम आयोडाइड, इसका नेचर बेटा कैसा होगा? एसिडिक, क्यों? ये बेटा सॉल्ट किसका है? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का। और आपका बेटा HCOO ये बेटा कैसा होगा? बेसिक, क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट बेटा किसका है? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहां देखो इसका उल्टा लिखा है, क्या लिखा है? NH4I बेसिक नहीं, गलत, ये बेटा एसिडिक होगा और ये वाला बेटा क्या होगा? बेसिक होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो 87 बेटा ओनली सेकेंड इज करेक्ट, तो आंसर बेटा क्या हो गया? सेकेंड। 87 का बेटा सेकेंड।
88 देखिए बेटा, सिंपल आपसे बेटा ई नॉट पूछ रहा, तो आप सबको मालूम है ई नॉट सेल बेटा क्या होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। लेकिन ध्यान रखना ये फार्मूला बेटा तब यूज करते हैं जब दोनों का बेटा क्या दिया हो, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ रखते क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, जबकि यहाँ बेटा दिया क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो पहले इसको बेटा रिडक्शन में कन्वर्ट करो, Zn डबल प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, ई नॉट Fe डबल प्लस ऑब्लिक Fe बेटा माइनस 0.41 वोल्ट हो जाएगा। तो पहले दोनों को बेटा हमने किस में कर लिया, रिडक्शन में। अब इस फार्मूले में डायरेक्ट बेटा रिडक्शन रखा जाता है। राइट का मतलब बेटा, राइट का मतलब कौन है बेटा, Zn, जिसका रिडक्शन हो रहा 0.41 माइनस का, और ये बेटा माइनस 0.76, और ये बेटा क्या हो जाएगा, प्लस 0.35 वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, पहले जब भी ये फार्मूला यूज करें तो पहले बेटा ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होने चाहिए, रिडक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो पहले आप उसे रिडक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आंसर बेटा सेकेंड। देखो ई नॉट राइट ई नॉट लेफ्ट कब लगाते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा रिडक्शन दिया। अब देखिए बेटा 89 आपसे K1 और K2 पूछ रहा है। तो जरा देखिए पहला वाला बेटा, पहला वाला ग्राफ देखो, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। ये बेटा किसको फॉलो कर रहा, R बराबर R0 e की पावर माइनस KT को फॉलो कर रहा। ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर है, ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर है। तो पहला ग्राफ बेटा फर्स्ट ऑर्डर का है। दूसरा ग्राफ देखो बेटा, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है लीनियरली, ये बेटा जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो देखो जरा, अब जरा देखो फर्स्ट ऑर्डर 2 से 1 होने का टाइम यानी हाफ, आधा होने का टाइम बेटा कितना है 30, और जीरो ऑर्डर में देखो हाफ लाइफ इनिशियल अमाउंट पे डिपेंडिंग है, 2 से 1 का टाइम भी 30 है, 1 से 0.5 का भी टाइम 30 है। तो यहां से बेटा ग्राफ से क्या पता चल रहा, हाफ लाइफ बेटा 30 मिनट है। तो बोलो बेटा यहां से K1 बेटा कितना हो गया, 0.693 अपॉन टी हाफ हो गया, तो 0.693 अपॉन बेटा 30 हो गया। अब जरा जीरो ऑर्डर में आइए, जीरो ऑर्डर में बेटा हाफ लाइफ देखो, यहां पर भी हाफ लाइफ देखो, 2 से 1 होने का टाइम वंस अगेन 30 है, ठीक। तो यहां पर भी देखो सेकेंड ग्राफ से भी क्या दिख रहा, हाफ लाइफ बेटा 30 है। तो यहाँ जीरो ऑर्डर में बेटा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है R0 अपॉन 2K। तो यहां से बेटा K निकाल लो, R0 क्या रखा बेटा 2 अपॉन 2, हाफ लाइफ बेटा कितनी है 30, तो ये बेटा 1/30 हो गया। अब आप जरा रेशियो क्या निकालना है, K1 अपॉन K2, तो K1 अपॉन K2, इसको बेटा K1 नाम दिया, इसको K2 नाम दिया। तो देखो K1 बेटा कितना हुआ 0.693 अपॉन 30, और K2 बेटा कितना है 1 अपॉन 30। तो देखो 30 कैंसिल, 0.693 हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आंसर बेटा 4, 89 का बेटा 4। 90 देखो बेटा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हायर देन दैट ऑफ NF3 इज हायर देन NH3। गलत बात है बेटा, NH3 में जो चारों डाइपोल होते हैं बेटा वो एक डायरेक्शन में होते हैं। देखो ये भी इस डायरेक्शन में, 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 जबकि NF3 में बेटा उल्टा होता है, सब एक डायरेक्शन में नहीं होते, ये ऊपर की ओर, ये इधर और ये बेटा इधर। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ वैल्यू NH3 का बेटा ज्यादा होता है, NF3 का कम होता है।
डाइपोल मोमेंट ऑफ BH2 जीरो सही है। BH2 बेटा क्या होता है, लीनियर। ये बेटा क्या होता है, लीनियर, और इसका डाइपोल मोमेंट बेटा क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। तो बी बेटा सही है, ये गलत है। O2 एंड C2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, गलत। C2 में बेटा पाई बॉन्ड कितने होते हैं, 2, और O2 में बेटा एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, तो ये भी स्टेटमेंट बेटा गलत है। एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज नाइट्रेट आयन इज -1/3, गलत। अगर आप बेटा इसमें फॉर्मल चार्ज निकालोगे, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है ना। तो आप जब ये फॉर्मूला लगाओगे बेटा, तो इस पे फॉर्मल चार्ज बेटा 0 आएगा, इस पे बेटा +1 आएगा, इस पे -1 आएगा, इस पे -1 आएगा। ठीक। तो एवरेज निकालोगे, देखो बेटा 2 ऑक्सीजन पे कितना है, -2, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज बेटा -2/3 आएगा, तो ये भी बेटा आपका गलत है। ठीक है ना। आप हर एक पे फॉर्मल चार्ज बेटा इस फॉर्मूले से निकाल लो। जैसे चलो हम इस पे निकाल रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितने हैं, 6, लोन पेयर बेटा 6, बॉन्डिंग कितने, 2/2 -1 हो गया। यही चीज बेटा यहाँ पर, अब इसमें अगर आप देखोगे, इस पे देखोगे, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर वाले 4, 4/2, ये बेटा 0 आ जाएगा। आप नाइट्रोजन वाला अगर देखना चाहते हो, तो 5 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 0, बेटा 8/4, ये बेटा +1 हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब देखो N डबल बॉन्ड हो, तो देखो बेटा इसकी तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन की बेटा कंप्लीट है, लेकिन नाइट्रोजन के पास बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्टेट बेटा कंप्लीट नहीं है। इन एन टू ऑल द 2 एटम सेटिस्फाइड द ऑक्टेट रूल, बेटा गलत। और चूंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा हाईली रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा, और बेटा कैसा होगा, रिएक्टिव होगा। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बेटा गलत है। तो केवल देखो बेटा पहला भी गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पांचवा गलत है। तो केवल एक स्टेटमेंट सही है। हाउ मैनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 1। तो 90 का आंसर बेटा फर्स्ट। तो देखिए बेटा आज का जो FST आपका है, उसको बेटा हमने रवि सर ने और बेटा इसको ओवरऑल पूरा डिस्कस किया। ठीक है। तो इस पेपर से रिगार्डिंग जो भी बेटा क्योरीज होंगी, हम लोग के डिस्कशन से बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।